नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड़। दोस्तों, आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्री। दोस्तों, इससे पहले हम दो टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहला जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो था मीन, मीडियन और मोड। उससे जो अगला टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये हमारा तीसरा टॉपिक है ज्योमेट्री ज्यामिति। तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स कितने प्रकार की होती हैं, एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके ऊपर जो आधारित प्रश्न अब तक एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं और जो नए प्रश्न बनते हैं वो सभी हम सोल्व करेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल, फिर क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन और सर्किल। इस सीक्वेंस में हम पूरा ज्योमेट्री पढ़ेंगे। तरीका हमारा वही सेम रहेगा। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर उस पर आधारित प्रश्न। तो आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स, रेखाएं व कोण। तो हमें पढ़ना है दोस्तों लाइन्स एंड एंगल्स। हिंदी में लिखे तो इसको लिखते हैं रेखा और ये हमारा हो गया कोण। सबसे पहले हम जानेंगे कि लाइन क्या होती है, रेखा क्या होती है। दोस्तों, इसकी आपसे कभी परिभाषा नहीं पूछेगा, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछते हैं, लेकिन इसके बेसिक हमें पता होना चाहिए कि लाइन क्या होती है, लाइन किससे बनती है। तो जो लाइन है दोस्तों वो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनती है। लाइन होती है वो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनती है। ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं, और जब आप इन पॉइंट को मिला देते हो तो पॉइंटों को मिलाने से क्या बनती है, लाइन बनती है। पॉइंट को मिलाने से क्या बनती है, लाइन बनती है। तो लाइन किससे बनती है, पॉइंट से बनती है। अगर ये सीधी है, अगर लाइन क्या है, सीधी, तो इसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन। अगर लाइन सीधी है तो उसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। और अगर लाइन सीधी नहीं है, ऐसे उस थोड़ी सी घुमावदार है, सीधी ना होकर थोड़ी सी क्या है, कर्व है, तो उसको बोलते हैं कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन, इसे हिंदी में बोलते हैं वक्र रेखा, और इसे हिंदी में कहा जाता है सरल रेखा। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, लाइन, रेखा। रेखा है वो बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनती है। रेखा दो प्रकार की होती है। अगर सीधी होती है स्ट्रेट तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। ऐसे घुमावदार होती है तो उसको बोलते हैं कर्व्ड लाइन, वक्र रेखा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ऐसे, डबल एरो। रेखा को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है डबल एरो लगाते हैं। डबल एरो का मतलब क्या होता है कि आप इसको दोनों साइड में बढ़ा सकते हैं। इस डबल एरो का मतलब है कि आप लाइन को इस साइड में भी बढ़ा सकते हैं, आप इसको इस साइड में भी बढ़ा सकते हैं। तो डबल एरो का मतलब यही होता है। जैसे त्रिभुज होता है, ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है, तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। किसे कहते हैं? तीन सरल रेखाओं से। सरल रेखा मतलब डबल एरो, यानी आप इस रेखा को इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, आप इस लाइन को इधर भी बढ़ा सकते हैं, आप इसे इधर भी बढ़ा सकते हैं, इसे इस साइड में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो लाइन को आप दोनों साइड में एक्सटेंड कर सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं। तो डबल एरो का मतलब यही होता है। जैसे कोई लाइन है ए बी, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस प्रकार से। तो ये क्या होगी दोस्तों, लाइन की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। दो प्रकार के होते हैं, कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये सिंपल क्लासिफिकेशन है इसका। इसके आगे भी होती है, इसके अंदर ये आप साथ साथ नोट करते रहना, इसमें बेसिक जो पॉइंट है ना। इसके बाद में एक होती है इसके अंदर कॉनकरेंट लाइन। कॉनकरेंट लाइन यानी संगामी रेखा।
इसे बोलते हैं संगामी रेखा। जैसे नाम से पता चल रहा है, देखो संगामी यानी सहगमन करती है। कॉन्करेंट लाइन का मतलब क्या होता है, जब 3 या 3 से ज़्यादा रेखा किसी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, या फिर 3 या 3 से ज़्यादा रेखा एक ही पॉइंट से होकर गुजरती हैं। जब 3 या 3 से ज़्यादा रेखा एक ही पॉइंट से गुजरती हैं, ये पॉइंट क्या है, मान लीजिए ओ। तो जब 3 या 3 से ज़्यादा रेखा एक ही पॉइंट से गुजरती हैं तो उन रेखाओं को क्या बोला जाता है, कॉन्करेंट लाइन बोला जाता है, संगामी रेखा। जैसे ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है और ये वाली लाइन हो जाएगी L3। तो L1, L2, L3 क्या है, कॉन्करेंट लाइन कहलाएंगी, यानी संगामी रेखाएं। इसके आगे हम देखते हैं, इसी से संबंधित एक पॉइंट और आता है इसके अंदर, वो उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। ये हम बेसिक पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री के जो बेसिक हैं वो हम पढ़ रहे हैं। इनसे प्रश्न डायरेक्ट तो नहीं पूछा जाता, लेकिन इनका जब नॉलेज होता है तो हम प्रश्नों को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कोलिनियर पॉइंट, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, संरेख बिंदु। कोलिनियर पॉइंट इसे कहा जाता है संरेख बिंदु। देखो सह का मतलब साथ होता है, रेख यानी रेखा, यानी 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट जब एक ही रेखा पर स्थित हो तो उन्हें कहा जाता है कोलिनियर पॉइंट। क्या कहा मैंने, जब 3 या 3 से ज़्यादा बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, जब ये कोई लाइन है ए बी, जब 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक ही रेखा पर स्थित हो तो उन्हें बोलते हैं संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट। जैसे एक पॉइंट है, इसको नाम दे दिया हमने x, दूसरा पॉइंट y, तीसरा पॉइंट z। तो जो x और y और z ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट है, संरेख बिंदु इन्हें कहते हैं। अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, आपसे पूछ सकता है कि 3 संरेख बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। 3 कोलिनियर पॉइंट से बनने वाले ट्राइएंगल का एरिया कितना होगा, तो कितना होता है, हमेशा 0। अगर आपको ये पता है कि कोलिनियर पॉइंट किसे कहते हैं, कोलिनियर का मतलब, संरेख का मतलब एक ही रेखा पर स्थित है, तो पहला पॉइंट भी यहाँ पर स्थित है, दूसरा यहाँ पर, तीसरा, इनसे ट्राइंगल बन ही नहीं सकता। अगर कोलिनियर पॉइंट है तो इनसे ट्राइंगल बन ही नहीं सकता। तो ऐसे प्रश्न पूछे तो उसका आंसर क्या होगा, 0, क्योंकि एक ही लाइन पर स्थित है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जैसे 4 पॉइंट दे रखे आपको, A, B, C और D, इनमें से 2 पॉइंट है वो एक रेखा पर स्थित है, या फिर 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। B, C, D क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, B, C, D तो हमेशा क्या रहेंगे, एक ही रेखा पर स्थित रहेंगे। यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर D। B, C, D क्या है, कोलिनियर पॉइंट, यानी एक ही रेखा पर स्थित, तो ये एक ही लाइन पर स्थित रहेंगे। तो इन चारों को मिलाकर कितने ट्राइंगल बना सकते हैं, इसका मतलब ये A इधर भी हो सकता है, ये कहीं भी हो सकता है। तो अब कितने ट्राइंगल बनेंगे, तो ऐसे प्रश्न कई बार पूछ लेता है। एक ट्रायंगल तो ये बन जाएगा, फिर एक ट्रायंगल ये बन जाएगा, ऐसे आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए बेसिक कि कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, कॉन्करेंट लाइन क्या होती है। तो कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो। इसके आगे हम देखेंगे, अभी हमने पढ़ा था लाइन, रेखा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डबल एरो से। इसी में एक आता है रे, किरण, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, किरण कहा जाता है। लाइन को आप
दोनों साइड में एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन रे को आप सिर्फ एक ही साइड में बढ़ा सकते हैं, यानी इधर से ये पॉइंट बन गया। अब आप इसको इस साइड में एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो इसका जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो क्या होता है, ऐसे होता है। यानी लाइन को आप दोनों साइड में बढ़ा सकते हो और रे किरण को आप एक ही डायरेक्शन में बढ़ा सकते हो, तो ये होती है रे। फिर इसी के अंदर होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हिंदी में से कहते हैं रेखाखंड। आज हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, थ्योरी, और कुछ पर्सन सोल्व करेंगे। इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम ओनली पर्सन ही करेंगे, प्रीवियस ईयर के पर्सन, कुछ नए पर्सन। रेखाखंड यानी कोई जो लाइन होती है उसको जो सेगमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, रेखाखंड। जैसे ये कोई लाइन है, इसको यहां से काट दिया, इसको यहां से काट दिया, तो अब इसको आप बाहर निकालो, इस साइड लाइन को, इस पोर्शन को जब आप बाहर निकालोगे तो ये ऐसे बनेगा। यानी कि अब आप इसको ना तो इधर बढ़ा सकते हैं ना इधर बढ़ा सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। यानी लाइन का एक हिस्सा काट कर आपको दे दिया, लाइन सेगमेंट को अब आगे आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो ये देखो लाइन हो गई, रे और लाइन सेगमेंट, ये हमने इसमें पढ़ लिया है। आगे है पैरेलल लाइंस। अब समांतर रेखाएं क्या होती हैं, अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी ज्योमेट्री में और मेंसुरेशन में इसका जिक्र बहुत बार होगा। तो पैरेलल लाइंस क्या होती है ये आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आगे बस ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में पैरेलल लाइंस का काफी बार प्रयोग होता है। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है, किसी समतल में स्थित दो रेखाओं के बीच की दूरी जब समान हो तो उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहा मैंने, किसी समतल में स्थित दो रेखाओं के बीच की दूरी जब डिस्टेंस क्या हो, समान हो, तो उसे क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। ये लाइन है L, ये लाइन है M, तो ये दो रेखाएं हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इनके बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, सेम है, तब ये क्या है, L पैरेलल होगी किसके, M के। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं इस वाले साइन से। ये थोड़ा सीधा होता है, ये जो साइन होता है थोड़ा सीधा होता है, यानी पैरेलल लाइंस को इस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है। ये अगर साइन आपको देखने को मिले तो इसका मतलब क्या है, जो लाइन L है वो M के क्या है, पैरेलल है, समांतर है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहती है। ये क्या रहेगी, हमेशा समान रहेगी। अभी हमने एक चीज पढ़ी थी कि लाइन को आप दोनों साइड में बढ़ा सकते हैं, तो हम इसको इस साइड में बढ़ा सकते हैं, इस साइड में बढ़ा सकते हैं, पीछे भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। समांतर रेखाओं को बढ़ाने के बाद में भी इनके बीच की दूरी क्या रहती है, सेम रहती है। तो अगर आप इसको इंक्रीज करोगे ना इस साइड में और इस साइड में, तो ये किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कहीं पर भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या है, कांस्टेंट है। तो आप पैरेलल लाइंस की डिफरेंस लिखना चाहो तो क्या होगी, समतल में स्थित दो रेखाओं के बीच की दूरी जब समान हो तो उसे क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। और इसको आगे एक्सटेंड करने पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये तो थी पैरेलल लाइंस। अब पढ़ेंगे हम अनपैरेलल, असमांतर रेखा। हिंदी में इसको लिखते हैं असमांतर रेखा, और पैरेलल लाइन को लिखते हैं समांतर रेखा। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है, इसके बीच की दूरी समान नहीं होती है। तो ये क्या है, जैसे एक लाइन ये है,
दूसरी लाइन ये है। इनके बीच की दूरी क्या है, समान नहीं रहती है। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, फिर ये क्या है थोड़ी कम है, फिर क्या है कम है। अगर आप इसको आगे एक्सटेंड करोगे तो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं इस प्रकार से, या फिर उनको बढ़ाने पर वो प्रतिच्छेद करती हैं, तो वो असमांतर रेखाएं कहलाती हैं। या तो डायरेक्ट ऐसे काट रही हैं, या फिर उनके बीच की डिस्टेंस समान नहीं है, तो जब आप उनको बढ़ाओगे तो किसी ना किसी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो वो कहलाती हैं अनपैरेलल लाइंस। आगे है ट्रांसवर्सल लाइन, यानी तिर्यक रेखा। इसे हिंदी में कहते हैं तिर्यक रेखा। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरी ज्योमेट्री में, मेंसुरेशन में आपको पैरेलल लाइन देखने को मिलेगी, ट्रांसवर्सल लाइन देखने को मिलेगी, क्योंकि इन्हीं से फिर क्या बनता है, चतुर्भुज बनता है। जो हम चतुर्भुज पढ़ेंगे ना, क्वाड्रिलेटरल, उसमें काफ़ी यूज होता है इसका। तिर्यक रेखा, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? तिर्यक रेखा की परिभाषा होती है कि जब दो या दो से अधिक रेखाओं को, जब दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को, या फिर वो रेखा समांतर हो या समांतर, जब दो या दो से अधिक रेखाओं को तीसरी रेखा काटती है इस प्रकार से, ये लाइन L है, ये लाइन क्या है M है, और इस लाइन को हमने नाम दे दिया P। जब दो या दो से अधिक रेखाओं को तीसरी रेखा अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, तो ये जो लाइन है क्या कहलाएगी, तिर्यक रेखा कहलाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये जो लाइन है वो क्या है, तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा। तो ये है जो लाइन P है वो L व M को काट रही है। ये लाइन ज़्यादा भी हो सकती है, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो यहाँ ये काम कहाँ पर आएंगे हमें, जैसे मान लीजिए ये होता है एक, ये तो चलो हम लेते हैं पैरेलल, हम लेते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। यानी ये A है पॉइंट, ये B, C और D। समांतर चतुर्भुज के अंदर ये क्या होगी, पैरेलल होगी। यानी अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती हैं। और ये पैरेलल होगी किसके, इसके अंदर AB है वो पैरेलल है किसके, CD के, और AD पैरेलल है किसके, BC के। समांतर चतुर्भुज ही तो होता है। अब देखो ये समांतर है, तो ये इसको काट रही ना, ये लाइन इसको, क्योंकि इसको आप आगे बढ़ाओगे तो ये इसको काटेगी। तो ये क्या है, तिर्यक रेखा, ये एक तरीके से ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन ही है। और आगे हम पढ़ेंगे इनके बीच में संबंध क्या होता है, क्योंकि जब कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो वहाँ पर एंगल बनते हैं। संगत कोण बनता है, एकांतर कोण बनता है, शीर्षाभिमुख कोण बनता है। तो वो सीखेंगे किससे, जब आपको ये पता होगा तिर्यक रेखा होती क्या है। तो ये, और ये भी क्या है, तिर्यक रेखा ही है, ट्रांसवर्सल लाइन, क्योंकि ये दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये आपका हो गया ट्रांसवर्सल लाइन। अब एंगल्स, अभी तक हमने लाइन्स के बारे में पढ़ा है, फिर पढ़ेंगे एंगल्स। फिर इन दोनों को मिलाकर जो कॉन्सेप्ट बनता है, जो मैंने अभी आपको बताया ना, संगत कोण है, एकांतर कोण है, वो पढ़ेंगे। तो एंगल्स, कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो एंगल होता क्या है, जैसे कोई रे है OB, ये OB क्या है, किरण है, और एक दूसरी रे है OA। तो जो OA है वो OB से कितनी ऊपर उठी हुई है, ये कितना उठा हुआ इसका, ये वाला, और ये क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है, थीटा कहलाता है। OA है वो OB से कितनी ऊपर उठी हुई है, ये क्या है, क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। तो थीटा क्या है, एंगल है, कोण, ये है कोण। अभी कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो कुछ तो इसमें सिंपल हैं जो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, तो आपने पढ़ा भी होगा, नाम से पता चल जाएगा।
जैसे एक होता है एक्यूट एंगल। क्या है? एक्यूट एंगल। इसे क्या बोलते हैं? न्यून कोण। इसे कहा जाता है न्यून कोण। मतलब क्या हुआ कि जब कोण का मान क्या हो, ये ओ बी है और ये ओ ए, तो जब थीटा है, थीटा का मान क्या हो, थीटा का मान 0 डिग्री से तो क्या हो, ज़्यादा हो, और 90 डिग्री से क्या हो, कम। जब दो लाइन के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री से तो क्या हो, ज़्यादा हो, और 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, तो उसे क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। फिर आगे ऐसे इसमें आता है राइट एंगल। राइट एंगल ये बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं हम, बिल्कुल 0 लेवल से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे हम। तो आज ये पहली क्लास है तो हम बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। हो सकता है ये आपको पता भी हो, लेकिन ये 3-4 ही हैं बस, उसके बाद में जो आएंगे ना कॉन्सेप्ट वो अच्छे आएंगे। राइट एंगल का मतलब क्या होता है? समकोण। क्या होता है? समकोण। यानी इसमें जो एंगल होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री होता है। इसके अंदर जो एंगल होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री। तो ये एंगल ऐसे बनेगा, ये आपका ओ बी और ये ओ ए। यहाँ पर जो एंगल है थीटा वो क्या होगा? 90 डिग्री। तो जब एंगल 90 डिग्री हो तो उसे क्या बोलते हैं? राइट एंगल कहा जाता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एंगल इस बार क्या हो, 90 डिग्री से ज़्यादा हो, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। यानी ये न्यून कोण होगा, ये समकोण होगा, वो क्या होगा? अधिक कोण होगा, उसे कहेंगे अधिक कोण। यानी इस बार एंगल क्या होगा? 90 डिग्री से तो ज़्यादा होगा और 180 से क्या होगा? कम होगा। तो ये तो आपका बेस हो गया ओ बी और ये हो गया ओ ए। इस बार जो एंगल है थीटा, वो थीटा क्या है? इस बार जो थीटा है वो 90 डिग्री से तो क्या है? ज़्यादा है, लेकिन क्या होगा? 180 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। ये जो ओ ए जो रे है वो अब 90 डिग्री से आगे निकल गई है। तो ये जो एंगल आपका थीटा, ये 90 डिग्री से तो ज़्यादा होगा, 180 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। तो अगर 90 डिग्री से ज़्यादा हो, 180 से कम हो, तो उसे क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं अधिक कोण। और इन्हीं पर आधारित ट्राइंगल होते हैं न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो ये आपको पता होंगे चीज़ें, तभी आप पता लगा पाओगे कि अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा होगा। बस बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको पहले से पता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अब पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल से पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल यानी हमने एंगल पढ़ लिया 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम। इसे बोलते हैं हिंदी में सरल कोण। इसे कहा जाता है सरल कोण। तो इसका इस बार क्या होगा? ये जैसे ओ बी आपका बेस है, तो जो इस बार जो रे होगी, जो किरण होगी, वो ऐसे हो जाएगी ओ ए। तो ये जो एंगल बनेगा वो थीटा, वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो जब थीटा का मान कितना हो? 180 डिग्री, तो क्या कहलाता है? सरल कोण कहलाता है, स्ट्रेट एंगल। और इसी में एक बनता है लीनियर पेयर, आपने शायद सुना भी होगा, लीनियर पेयर, रैखिक युग्म, जिसका पूरी ज्योमेट्री में काफी यूज होता है। इसे क्या बोलते हैं? रैखिक युग्म। लीनियर पेयर, रैखिक युग्म मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ इसका, जैसे
ये कोई स्ट्रेट लाइन है और यहां से हमने एक लाइन और ड्रॉ कर दी, ये O है तो ये A है। तो रैखिक युग्म का मतलब क्या होता है, लीनियर पेयर का मतलब होता है एक सरल रेखा पर कोई ऐसे लाइन खींची जाती है, तो इधर जो एंगल बनता है मान लीजिए A है, तो इधर जो एंगल बनता है B, तो एंगल A प्लस एंगल B का मान कितना होगा 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो इस पूरी स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल जो A है और एंगल जो B है इसका सम कितना होगा 180 डिग्री। जैसे हम ट्रायंगल में करते हैं ना, जैसे कोई त्रिभुज है A B C, ये एंगल मान लीजिए कितना है 50, ये एंगल है 50, ये एंगल है 70 और ये एंगल है 60। ये ट्रायंगल क्या है एंगल है। तो अगर आप इसको आगे एक्सटेंड करते हो तो ये क्या बन गई स्ट्रेट लाइन बन गई, क्या बन गई सीधी रेखा। और सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो कितना बनता है 180 डिग्री का। इसके ऊपर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 180 डिग्री का। तो अगर ये एंगल 50 है तो ये कितना होगा 130 डिग्री, और ये क्या कहलाता है लीनियर पेयर। आप इसको आगे एक्सटेंड करोगे तो टोटल एंगल होता है 180 का, तो ये कितना हो जाएगा 120 का। अगर आप इसको इधर एक्सटेंड करते हो, ये एंगल 70 का है तो ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री का। इसे क्या बोलते हैं लीनियर पेयर है। यानी सरल रेखा पर इसको जब दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे जब एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो तो उसे बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल। उसे बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल। इसको बोलते हैं वृत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण भी बोलते हैं इसे। इसे हिंदी में वृत्त कोण बोलते हैं और इसको प्रतिवर्ती एंगल भी कहा जाता है, प्रतिवर्ती कोण। आज हम थ्योरी पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगी इसकी उसमें ओनली हम प्रैक्टिस करेंगे। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होगा, इस बार एंगल क्या होगा 180 डिग्री से तो क्या होगा ज्यादा, तो इस बार ये ऐसे आ जाएगी OA। तो ये जो एंगल होगा इसका एंगल ये वाला होगा, इसका एंगल कौन सा होगा OA से आपको ऐसे क्लॉकवाइज चलना है। एंगल आपको क्लॉकवाइज लेना है OA से ऐसे क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में। तो इस बार जो एंगल है वो क्या है, जो थीटा आपका होगा, ये जो इस बार थीटा बनेगा यहाँ पर, थीटा क्या होगा 180 डिग्री से तो क्या होगा ज़्यादा होगा और 360 डिग्री से क्या होगा कम होगा। वैसे इसका यूज बहुत कम होता है रिफ्लेक्स एंगल, लेकिन ये आप पढ़ना चाहिए नॉलेज के लिए। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होगा 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 से कम होगा। अब होगा जब एंगल क्या होगा 360 डिग्री, उसे बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल यानी संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण का मतलब यानी जहां से स्टार्ट किया वापस वहीं पहुंच जाना। तो ये क्या है OB, और इस बार जो OA आएगी वो यहां पर आ जाएगी OA। यानी अगर आप इसको ऐसे देखोगे कि एंगल कहां पहुंच गया, तो थीटा इस बार कितना बन गया 360 डिग्री। थीटा इस बार कितना होगा 360 डिग्री। तो कंप्लीट एंगल का मतलब संपूर्ण कोण। तो टोटल जो कोण होता है वो कितने का होता है 360 डिग्री का होता है। टोटल एंगल कितने का होगा 360 डिग्री। किसी भी पॉइंट के जैसे कोई पॉइंट है यहां पर P, हमने इसको नाम दे दिया पॉइंट P। इस पॉइंट के चारों ओर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 360 डिग्री। अगर मैं बताता हूं कि जैसे मान लीजिए ये एंगल 120 डिग्री है, ये एंगल कितने का है 100 का, और सपोज ये एंगल कितने का है 70 का, तो ये एंगल कितने का होगा। अगर आपको पता है किसी पॉइंट के चारों ओर जो एंगल बनता है
कंप्लीट एंगल, उसका सम कितना होगा 360 डिग्री। अगर आपको ये बात पता है तो आप आसानी से निकाल लोगे। ये 120 है, 100 कितना हो जाएगा 220, और 220 प्लस 70 290। तो हम क्या करेंगे 360 में से माइनस कर देंगे 290, तो कितना आएगा 70 डिग्री। कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ये क्योंकि ये टोटल एंगल कितने का होता है 360 का, तो ये आपका हो गया कंप्लीट एंगल। अब आगे चलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इससे पहले जो हमने पढ़े थे वो बेसिक थे, अब हम पढ़ेंगे कुछ अच्छे वाले जिस पर प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसका तो काफ़ी यूज होता है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब क्या होता है, जब दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। जब इसका काफ़ी यूज होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर यूज होता है और प्रश्न भी हम सोल्व करेंगे। जब दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वहाँ पर एक्स बनता है। आप याद कैसे करोगे, जहाँ पर भी अगर एक्स बन रहा है तो वहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल लगेगा। जहाँ पर भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं और अगर एक्स का साइन बन रहा है, एक्स का साइन बन रहा है तो वहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण होगा। तो जैसे एक एंगल तो इसमें ये वाला हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको नाम दे दिया हमने O, इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B, इसको नाम दे दिया C और इसको नाम दे दिया D। तो जब x बनता है और एक एंगल आपका देखिए ये हो गया, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, जब दो एंगल का वर्टेक्स या फिर शीर्ष क्या हो सेम ही हो। तो एंगल AOB, एंगल O और AOB, आप देखो AOB, और एंगल DOC, एंगल DOC, इनका वर्टेक्स क्या है सेम ही है, वर्टेक्स क्या है सेम ही है। तो ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 60 डिग्री ही होगा। क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि यहाँ पर x बन रहा है। जब x बन रहा है तो जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो ये दोनों बराबर होंगे, कौन कौन से AOB और DOC। ऐसे ये वाला एंगल है COA या फिर AOC, एक ही बात है AOC, और कौन सा है ये वाला, ऑपोजिट वाले लेने आपको BOD। ये क्या होंगे बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। ये एंगल हमें पता है 120 डिग्री का होगा, क्योंकि टोटल सम कितना होगा 180, तो ये भी कितना होगा 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो शीर्षाभिमुख कोण कहाँ बनता है, जहां पर भी x बनता है। ये तो बेसिक था इसका यूज कहां पर होता है, जैसे सर्किल है, इसका जो बेस्ट यूज होता है वो होता है सर्किल में और ट्रायंगल में। ये सर्किल है, ये इसका केंद्र है, दो जीवाएं हैं। सर्किल में क्या होती है, कोड होती है, जीवा होती हैं, ये दूसरे को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट P पर। ये क्या है O, ये एक दूसरे को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करती हैं। अब आप देखो ध्यान से, x बन रहा है क्या, देखिए कुछ x टाइप का बन रहा है, यहां पर क्या बन रहा है x। जहां पर x बनेगा वहां पर क्या लगेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये एंगल अगर 30 डिग्री का है तो इसके अपोजिट एंगल भी कितने का होगा 30 डिग्री का होगा। ये वाला एंगल 150 डिग्री का है तो इसके जो अपोजिट होगा वो भी कितने का होगा 150 डिग्री का होगा, क्योंकि x बन रहा है। इसका प्रयोग किस में होता है, ट्रायंगल में भी होता है। जैसे एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये, जब दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो देखो यहां पर x बन रहा है, क्या बन रहा है x। ये एंगल अगर 70 डिग्री का है तो इसके ऑपोजिट वाला भी किसका होगा 70 का, क्योंकि जब भी x बनता है वहां पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स लगता है। ये एंगल 110 डिग्री का है तो ये एंगल भी कितने का होगा 110 डिग्री। ये मैं आपको थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ, कई बार क्या होता है सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है।
तो अगर आपको याद क्या रखना है, x अगर बन रहा है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। बाकी हम जब एग्जांपल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। आगे है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री को इसको हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण। इसे पूरक कोण बोला जाता है, इसे अनुपूरक भी बोलते हैं, इसे अनुपूरक भी कहा जाता है और कोटि पूरक भी कहा जाता है। ये किसका नाम है? कॉम्प्लीमेंट्री का। सप्लीमेंट्री का नाम होता है, इसका होता है संपूर्ण कोण, संपूरक, सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी संपूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को बोलते हैं पूरक कोण और सप्लीमेंट्री को बोलते हैं संपूरक कोण। ये होते क्या है अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण, और इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे ये एक राइट एंगल है, ठीक है, और इसका नाम जैसे O है, इसका नाम दे दिया आपने A B और ये C है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होंगे? जैसे ये एंगल क्या है A, ये एंगल क्या है B, तो A और B है वो क्या कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पूरक कोण। क्यों कहलाएंगे? जब दो कोण का योग अगर 90 डिग्री है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। क्या कहा दोस्तों मैंने? जब भी दो एंगल का सम, जब भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है, जब भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो वो क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो एंगल A और एंगल B अगर इसका सम क्या है 90 डिग्री, तो ये एक दूसरे को क्या कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे। यहां से आप देख सकते हैं, देखिए टोटल एंगल कितने का है? 90 का। ये A और B दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री, A प्लस B, तो ये क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो जब भी पूरक का नाम आ जाए या फिर कॉम्प्लीमेंट्री का नाम आ जाए तो वहां पर सम कितना होगा? 90 डिग्री, यानी सम उसका कितना होता है? 90 डिग्री। लेकिन अगर सप्लीमेंट्री का नाम आ जाए, सप्लीमेंट्री, तो वहां पर सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कॉम्प्लीमेंट्री में सम हमेशा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। अब हम देखेंगे सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में क्या होता है? जैसे ये O A है और O B, इसमें यहां पर कोई तीसरी लाइन आ गई जैसे O C है, ठीक है। तो हमें पता है कि इस पे एंगल कितने का होता है? 180 डिग्री का। तो ये एंगल मान लीजिए A है, ये एंगल B है। तो जब भी दो एंगल का सम, जब भी दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो वो एंगल एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, यानी संपूरक कोण। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री है तब कहलाते हैं पूरक कोण। जब दो एंगल का सम 180 डिग्री है तब कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण। तो बस ये आपको याद रखना है और इस पे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे मैं इनके प्रश्न बताऊं आपको, जैसे 40 डिग्री का, 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? पूरक और संपूरक कोण क्या होगा? संपूरक कोण। आपको क्या निकालना है? 40 डिग्री का, 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री व सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? आपको पता है कि पूरक कोण का मतलब क्या होता है? पूरक कोण का मतलब होता है इनका सम कितना? 90। तो ये 40 का है तो इसका पूरक कितने का हो जाएगा? 50 का। ये एंगल 40 का है तो ये कितने का हो जाएगा? 50 का हो जाएगा। आपसे पूछा है संपूरक कोण। आपको पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है सम कितना? 180। तो 180 में से 40 माइनस कर दें, कितना हो जाएगा? 140 डिग्री।
तो किसी का भी आपसे पूरक पूछे, पूरक का मतलब हो जाएगा उनका सम होना चाहिए 90, और अनुपूरक संपूरक का यानी सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। जैसे ए तथा बी दो कोणों का अनुपात है 2:1, दो एंगल हैं ए और बी, उनका अनुपात कितना का है 2:1 का। ए तथा बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ए तथा बी क्या है, पूरक कोण है। इनकी जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, अभी तो मैं आपको थोड़ा बेसिक बता रहा हूं, उस पर आधारित पर्सन है। नेक्स्ट क्लास में हम ओनली इसके प्रैक्टिस करेंगे। ए और बी दो एंगल है, उनका रेशियो कितना है 2:1 का, और ए और बी क्या है, पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री। अब आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका मतलब सम कितने का 90 का, तो ये तो हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा x, और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 का, तो यहाँ से 3x इक्वल टू हो जाएगा 90। सोल्व करोगे तो x का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। x बराबर 30 है तो ये तो हो जाएगा आपका 60 डिग्री और ये हो जाएगा 30। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। यानी आपको पता होना चाहिए पूरक का मतलब एंगल कितना होता है, संपूरक का मतलब कितना होता है। जैसे एक प्रश्न और पूछता हूं मैं, इसमें कोई एंगल है ए और यह आपको दे रखा है 40 डिग्री 13 मिनट 22 सेकंड। एक एंगल है ए, एंगल ए आपको दे रखा है 40 डिग्री 13 मिनट 22 सेकंड। इस बार आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी 40 डिग्री या 50 डिग्री, नहीं, इस बार क्या है 40 डिग्री 13 मिनट 22 सेकंड। तो इसका पूरक कोण तथा संपूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री व सप्लीमेंट्री दोनों आपको निकालने हैं। एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ज्ञात कीजिए और एंगल ए का सप्लीमेंट्री एंगल ज्ञात कीजिए। अगर ये कोई इंटीजर होता तब आप क्या करते, 90 में से आसानी से माइनस करके बता देते, 180 में से आसानी से माइनस करके बता देते। इसको कैसे बताएंगे, ये जो साइन होता है इसको तो बोलते हैं मिनट का साइन, और ये जो साइन होता है इसको बोलते हैं सेकंड का, डबल वाला। तो पूरक कोण क्या होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 डिग्री को अगर मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूं, 90 डिग्री को इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं 89 डिग्री 59 मिनट 60 सेकंड। 90 डिग्री को क्या लिख सकता हूं 89 डिग्री 59 मिनट 60 सेकंड, क्योंकि 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट। ये क्या बन गया 60 सेकंड, तो यानी 60 सेकंड यानी 1 मिनट, तो यहां पर कितना आ जाएगा 1 मिनट आ जाएगा, तो यहां तो बचेगा 0 सेकंड और 1 मिनट इसमें आ जाएगा, तो कितने हो जाएगी 60 मिनट। तो 60 मिनट मिलके क्या हो जाएगा 1 डिग्री, तो यहां पर कितना आ जाएगा 90। तो 90 डिग्री को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, ठीक वैसे ही जैसे आपको जैसे 12 बजे हुए हैं घड़ी में, तो 12 बजे को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 11:59 मिनट और 60 सेकंड। 11 बजे को ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, 60 सेकंड इसका मतलब 1 मिनट हो गई, फिर ये 60 मिनट हो गई तो 1 घंटा हो गया, तो क्या बन जाएगा 12। जिस प्रकार से टाइम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वैसे एंगल को भी करते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री को लिख सकता हूं 89 डिग्री 59 मिनट 60 सेकंड। ये क्या पूरक कोण के लिए, तो पूरक कोण क्या होता है 90 डिग्री, इसमें से माइनस कर देंगे, तो इसका अगर पूरक निकालना है तो माइनस कर देंगे 40 डिग्री 13 मिनट 22 सेकंड। तो ऐसे कितना आ जाएगा 38 तो आ जाएगा सेकंड, और ये आ जाएगा 46 आ जाएगा मिनट, और 48 आ जाएगा डिग्री। तो एंगल ए का जो पूरक कोण होगा वो होगा 49 डिग्री 46 मिनट 38 सेकंड। जब आप इनको जोड़ोगे तो योग कितना आएगा इसका 90 डिग्री आएगा। अगर आपको इसका निकालना है संपूरक कोण सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, एक माइनस कर देंगे ये, एक माइनस कर देंगे ये, तो इसमें हो जाएगा 179 डिग्री 59 मिनट और 60
60 सेकंड। 180 का मतलब यही होता है, इसमें से माइनस कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा 40 डिग्री 13 मिनट 22 सेकंड। तो हो जाएगा आपका ये 38 सेकंड 46 मिनट और ये 9 और ये 3, 134 डिग्री। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके ऊपर हम बाकी चर्चा बाद में करेंगे, अगली क्लास में चर्चा करेंगे हम। तो आपको बस इसमें याद क्या रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनका सम 90 डिग्री हो, सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, जिनका सम क्या हो 180 डिग्री हो। यह आपको इसमें याद रखना है। आज की जो दोस्तों क्लास में हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो पढ़े हमने। लाइन कितने प्रकार की होती है, एंगल कितने प्रकार के होते हैं, और उसके अंदर हमने क्या पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल व सप्लीमेंट्री एंगल पढ़े हैं। उसके अलावा भी कुछ एंगल बनते हैं, वो और पढ़ लेते हैं इसी क्लास में। चलो थोड़ा सा इसमें एक दो एंगल और पढ़ लेते हैं इसमें। जैसे ये एंगल बच गए थे इसमें, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स व अल्टरनेट एंगल्स, इसको बोलते हैं संगत कोण। इसे कहा जाता है संगत कोण और इसे कहा जाता है एकांतर कोण। इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। संगत कोण का मतलब क्या होता है, जैसे दो लाइन है, ये L है ये M है, और लाइन L पैरेलल है लाइन M के। जब दो रेखाएं क्या हो, समांतर हो, और उसको तीसरी रेखा काटे तो उस तीसरी रेखा को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा। इसे कहा जाता है तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहां पर कुछ एंगल बनते हैं, यहां पर एंगल बनते हैं जैसे 1 डिग्री, ये सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8। जब दो समांतर रेखाओं को तीसरी रेखा अलग अलग पॉइंट पे काटती है तो उसे क्या बोलते हैं, ये तो होगी तिर्यक रेखा, ये क्या होगी समांतर रेखा। यहां पर कुछ एंगल बनते हैं, एक तो बनता है संगत कोण। संगत का मतलब क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है, संगत यानी ऐसे कोण जिनकी संगत क्या हो, समान हो। ऐसे कोण जिनकी संगत क्या हो, समान हो। जैसे एंगल 1 है और एंगल क्या है 5 है। एंगल 1 है समांतर रेखा के ऊपर है, एंगल 5 समांतर रेखा के ऊपर है, पहली समानता। एंगल 1 है तिर्यक रेखा के राइट साइड में है, एंगल 5 है वो तिर्यक रेखा के राइट साइड में है। तो एंगल 1 और एंगल 5 है वो दोनों इक्वल होंगे, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि क्या कहलाएंगे, संगत कोण कहलाएंगे। मैं यहां पर लिख देता हूं संगत कोण, कोरेस्पोंडिंग एंगल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, क्योंकि इन दोनों एंगल की संगत क्या है, समान है। इनकी संगत क्या है, समान है। समांतर रेखा के ऊपर है, ये भी समांतर रेखा के ऊपर है, तिर्यक रेखा के इस साइड में है तो तिर्यक रेखा के इस साइड में है, तो इनकी संगत क्या है, समान है। एंगल 2 है, इसकी संगत एंगल 6 की संगत क्या है, समान है। एंगल 2 है वो बराबर होगा एंगल 6 के, इसकी संगत क्या है, समान है। ऐसे ही एंगल 3 बराबर है एंगल 7 के। एंगल 3 है समांतर रेखा के नीचे, ये भी समांतर रेखा के नीचे, ये तिर्यक रेखा के लेफ्ट साइड में, ये भी तिर्यक रेखा के लेफ्ट साइड में, इनकी संगत क्या है, समान है। एंगल 4 बराबर है एंगल 8 के, इसकी भी संगत क्या है, समान है। जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो वहां पर एंगल बनते हैं, एक तो हो गया संगत कोण, एक होता है अल्टरनेटिव, ये अभी पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा संगत कोण, ऐसे कोण जिनकी संगत क्या हो, समान हो। तो ये आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, कौन कौन सा एंगल संगत होगा। अब हम पढ़ेंगे इसमें अल्टरनेट यानी एकांतर कोण। मैंने आपको बताया था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, उसमें तो क्या बनता है, एक्स बनता है, उसमें क्या बनता है, एक्स। अल्टरनेट एंगल में क्या बनेगा, जेड बनेगा, उल्टा या सीधा। जब दो समांतर रेखाएं दे रखी हो उसमें या तो सीधा जेड बने या फिर उल्टा जेड बने, वहां पर एंगल होता है अल्टरनेट एंगल। जब दो समांतर रेखाएं आपको दे रखी है, ये एल है ये एम है,
तो आपको दे रखा है एल है वो पैरेलल है किसके, एम के। दो समांतर रेखाएं दे रखी हैं, इसको तीसरी रेखा काटती है। तो वहां पर अगर जेड बनता है उल्टा या सीधा, जैसे एक जेड तो ये बन रहा है, ये एक जेड बन गया, और एक जेड बनेगा इसमें जैसे ये वाला। जब दो समांतर रेखा दे रखी हो और उसको तिरक रेखा काटते हैं तो ऐसे जेड बनते हैं, सीधा और उल्टा। तो वहां पर कुछ एंगल बनते हैं, जैसे ये एंगल 1 है, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अल्टरनेट एंगल कौन से होंगे, अल्टरनेट एंगल कौन से होंगे, एकांतर कोण। एकांतर कोण का मतलब एक अंतर के साथ में, एकांतर कोण का मतलब होगा ऐसे कोण क्या है जो एक अंतर में हो। यह फॉर्मूला कब लगेगा, वो तब लगेगा जब दो रेखाएं क्या हो, समांतर हो और उसको कोई तिरक रेखा काटती हो। तो यहां पर देखो एक जेड तो ये बन गया, एक जेड, तो ये जेड बन गया ऐसे। इस जेड के अंदर जो एंगल बनेगा ये बराबर होंगे दोनों, इस जेड के अंदर जो एंगल बनेगा ये बराबर होंगे। तो इस जेड के अंदर क्या है, यहां पर तो एंगल है 3 और यहां पर एंगल कितना है 5। तो अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, कोण 3 बराबर होगा कोण 5 के, क्योंकि क्या है एकांतर कोण है, ये जेड के अंदर बन रहे हैं, जेड के अंदर बन रही हैं। दूसरा जेड कौन सा है, ये वाला, इस प्रकार से यहां से ऐसे गए और ऐसे ऐसे। इसके अंदर कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाले में, इधर एंगल बन रहा है 4, इधर नीचे एंगल कौन सा है 6। तो कोण 4 बराबर होगा कोण 6 के। ये क्या है, अल्टरनेट एंगल। जब x बनता है तब बनेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, जब z बनता है तब बनेंगे अल्टरनेट एंगल्स। इनका भी काफी यूज होता है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। इनका यूज कहां पर होता है, जैसे ट्राइंगल दे रखा आपको, ये है बी सी, ये है ए, तो कोई लाइन है डी ई, तो आपको देगा कि डी ई समांतर है बीसी के, डी ई समांतर है बीसी के। ये एंगल सपोज आपको दे रखा है 80 डिग्री, ये एंगल दे रखा है 70 डिग्री, 70 डिग्री। तो सबसे पहले तो देखिए ये बी सी समांतर है डी ई के, ये क्या है तिर्यक रेखा, ये क्या है तिर्यक रेखा। तो ये एंगल 80 है तो ये भी कितना होगा 80, क्यों होगा, ये संगत कोण है, समांतर रेखा के ऊपर, समांतर रेखा के ऊपर, तिर्यक रेखा के राइट में, तिर्यक रेखा के राइट में। ये 80 है तो ये भी 80 होगा, ये 70 है तो ये भी क्या होगा 70 होगा। अगर आपने कोरेस्पेंडिंग एंगल क्या होते हैं सीख लिया तो इसको यूज कैसे करते हैं, इस प्रकार से। बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा। आपको याद रखना है कि संगत कोण बनेंगे कब, जब लाइन समांतर दे रखी हो और उसको कोई तिर्यक रेखा काटती हो। ऐसे ही जैसे इसमें एक फेमस प्रश्न बनता है, ये बी सी है, डी है, ई है, ये ए है और यहां पर ऐसे विकिरण दे दिए। सेम चीज दे रखी है, डी ई समांतर है किसके, बीसी के, डी ई समांतर है बीसी के। तो जैसे इसमें ये एंगल है 10 डिग्री, तो देखिए समांतर है तो ये जेड बनेगा, ऐसे क्या बनेगा जेड। ये यहां से डी ई बी सी, ये जेड बन गया। तो ये एंगल 10 का, तो ये भी किसका होगा 10 का ही होगा, ये अल्टरनेट एंगल होगा। ऐसे ही एक जेड बनेगा ये वाला, एक जेड बनेगा ये एंगल अगर 20 का है तो ये एंगल भी कितने का होगा 20 का। तो दोस्तों जितने प्रकार के लाइन होती है वो हमने पढ़ ली, जितने प्रकार के एंगल होते हैं वो हमने पढ़ लिए। आज की क्लास में हमने सिर्फ थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया है, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारे हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे ओनली, जो एसएससी ने अब तक प्रश्न पूछे हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।